Good morning, dear students. I am Dr. Manisha Sharma, Associate Professor, Department of Zoology, JTB Government Girls College, Kota. Today we will be studying the topic of your paper first, Unit 5th, that is Continental Drift. Continental Drift या हम कह सकते हैं महाद्वीपीय विस्थापन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। The very slow movement of the continental plates on the surface of the earth due to tectonic activity through geological time, यानी कि भूमि के नीचे जो उपस्थित है टेक्टोनिक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, उनका जो टेक्टोनिक एक्टिविटी उनके अंदर होती है समय के साथ साथ, उसकी वजह से इनका जो एक बहुत स्लो मूवमेंट होता है और इस मूवमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है बड़े बड़े लैंड मासेस का। तो इन लैंड मासेस के जो ड्रिफ्टिंग अपार्ट है या पास आने की जो प्रक्रिया है, उसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट? सर्वप्रथम क्या क्या जो है प्रमाण है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के, तो उसके अंतर्गत हम सबसे पहला जो प्रमाण है कॉन्टिनेंटल फिट, कि किस प्रकार से एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में फिट होता है, उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि पहले कुछ पार्ट्स जो है जो आज अलग अलग हैं वो साथ में जुड़े हुए थे और समय के साथ टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये दूर हो गए। तो आज 7 कॉन्टिनेंट्स प्रेजेंट हैं। उनमें से यदि देखा जाए कि जो वेस्टर्न सी बोर्ड है अफ्रीका का, यानी जो वेस्टर्न पार्ट है, आप इस चित्र में नीचे देख सकते हैं कि अफ्रीका का जो नीचे का वेस्टर्न पार्ट है वो जो है साउथ अमेरिका के मध्य का ईस्टर्न सी बोर्ड ऑफ साउथ अमेरिका के अंदर फिट होता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो है पहले एक ही साथ में जुड़े हुए थे और ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये अलग अलग हो गए। इसके बिल्कुल बगल में जो चित्र है वो भी ये दर्शा रहा है कि आज के जो उपस्थित कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ईस्ट एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है साथ में पहले जुड़े हुए थे। तो आगे हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे। जियोलॉजिकल एविडेंस, पहले हमने देखा कॉन्टिनेंटल फिट, इसके बाद जो है कई जियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि रॉक्स ऑफ द सेम एज एंड टाइप डिस्प्लेइंग इन द सेम फॉर्मेशंस दैट आर फाउंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील। साउथ ईस्ट ब्राज़ील यानी साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील का जो पार्ट है साउथ ईस्टर्न, वो और साउथ अफ्रीका, यहाँ पर पाए जाने वाली जो चट्टानें हैं वो लगभग एक ही एज की और एक ही टाइप की देखने को हमें मिलती हैं और उनका फॉर्मेशन भी लगभग एक समान ही है। इसके बाद आते हैं माउंटेन्स इन द ईस्टर्न यूएसए एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप, दे आर सिमिलर व्हेन प्लेस्ड इन देयर ओल्ड पोजीशंस। यानी यदि ये माना जाए कि ये यूएसए और यूरोप का जो हिस्सा है ये पास पास था, तो ये देखने को मिलता है कि ये जो श्रृंखलाएं हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये भी जो है इनके अंदर भी जो है कई समानताएं नज़र आती हैं। इसके अलावा ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो हमें एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और इंडिया, इनमें जो है जो आज की तारीख में कई किलोमीटर्स अपार्ट हैं, दूर हैं, पर इनके अंदर जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं उनके अंदर भी समानताएं देखने को मिलती हैं। सो स्ट्राइशंस showing the same orientation when the continents are reunited are found in Brazil and West Africa. तो इस चित्र से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो हरे रंग का जो है वो दैट इट शोज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और जो येलो कलर की जो आपको जो आकृतियाँ दिखेंगी वो हैं द मैचिंग्स ऑफ एंशिएंट रॉक असेंबलेजेस।
तो जैसे कि हमने पूर्व में जो है देखा कि जो रॉक फॉर्मेशंस के बारे में बात हो रही थी कि साउथ ईस्ट ब्राज़ील, साउथ अमेरिका में जो साउथ ईस्ट ब्राज़ील है और वेस्ट अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के अंदर आप देख सकते हैं ये इन दोनों के दोनों जो है मैच होती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार से जो यूएसए के ईस्टर्न साइड में जो माउंटेन्स हैं और जो वेस्ट यूरोप के अंदर जो श्रृंखलाएं हैं उन्हें वो भी जो है लगभग पहले पास पास रही होंगी और अब दूर होने के बावजूद भी इनके जो फॉर्मेशंस हैं उनके अंदर कई समानताएं देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है क्लाइमेटिक एविडेंस। तो क्लाइमेटिक एविडेंस के अंदर कुछ पार्ट्स हैं एंटार्क्टिका के, नॉर्थ अमेरिका के और यूके के। इनके अंदर सारे के सारे जो कोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो सिमिलर एज के हैं व्हेन दे वे फॉर्म्ड इन द ट्रॉपिकल कंडीशंस। ट्रॉपिकल कंडीशंस के दौरान जब ये बने तो ये दर्शाते हैं कि ये लगभग एक ही एज के रहे हैं ये कोल्ड डिपॉजिट्स, चाहे वो एंटार्क्टिका का पार्ट हो, नॉर्थ अमेरिका का हो या यूके का हो। नेक्स्ट है दीज एरियाज़ आर नो लॉन्गर इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। आप देख सकते हैं कि ये जो है एंटार्क्टिका बिल्कुल जो है आपके साउथ पोल की तरफ चला गया है, नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ पोल की तरफ चला गया है और यूके जो है कहीं बीच में है। तो ये जो है ट्रॉपिक्स के अंदर नहीं आते हैं, इक्वेटर से जस्ट नेक्स्ट जो रीजन है जिसको कि हम ट्रॉपिक्स कहते हैं, तो वहाँ पर जो है नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर जो डिपॉजिट्स हैं वो जो है कार्बोनिफरस पीरियड के दिखाई देते हैं। ग्लेशियल स्ट्राइशंस यानी कि जो स्क्रैचेस रॉक्स पे होते हैं दे कैन बी फाउंड दैट मैच इन ब्राज़ील एंड वेस्ट अफ्रीका। तो बार बार ये जो आ रही है बात कि ब्राज़ील यानी साउथ अमेरिका का कुछ पोर्शन और वेस्ट अफ्रीका, तो ये डेफिनेट है कि ये पहले एक साथ जुड़े हुए थे मासेस और इनके अंदर जो है धीरे धीरे ये दूर होते चले गए लैंड मासेस और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इस चीज़ को दर्शाता है। Glacial deposits are also very similar in India, South America and the Wall Valley in South Africa. इसी प्रकार से इंडिया, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका की वॉल वैली के अंदर भी जो ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं वो भी काफ़ी एक दूसरे से सिमिलर हैं, एक दूसरे के समान हैं। These landmarks suggest that although these areas are very far apart now, they once had a very सिमिलर क्लाइमेट। यानी कि ये जो है एरियाज़ चाहे आज बहुत दूर दूर हों लेकिन ये एक पहले कहीं एक साथ रहे होंगे क्योंकि इनके अंदर जो वातावरण है, ये जो क्लाइमेट है वो काफ़ी समान है। ये आप देख सकते हैं इस चित्र में कि साउथ अमेरिका का ब्राज़ील का पोर्शन, इसी प्रकार से अफ्रीका, इंडिया, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पोर्शन, ये सब पहले एक साथ जुड़े हुए रहे होंगे, इसीलिए यहाँ का जो वातावरण है वो काफ़ी कुछ सिमिलर है। अब आते हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस के बारे में। हम यदि बात करें तो बायोलॉजिकल एविडेंसेस ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में यदि हम बात करें बायोलॉजिकल एविडेंसेस की, तो इसमें फॉसिल फॉर्मेशंस यानी जीवाश्मीकरण जो हुआ है वो जो है आइदर साइड ऑफ अटलांटिक के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, a reptile called Mesosaurus is found only in South America and Southern African sediments. तो ये इसका जो जीवाश्म है मीजोसॉरस का, ये केवल साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका के ही सेडिमेंट्स में देखने को मिलता है और ये पर्मियन एज के समय का जाना जाता है। प्लांट रिमेन्स फ्रॉम द ह्यूमिड स्वैम्प्स that later formed cold deposits have been found in India and Antarctica. देखिए कई प्लांट रिमेन्स जो हैं, कई जीवाश्म जो हैं प्लांट्स के भी, वो भी जो है इंडिया और एंटार्क्टिका में लगभग एक ही समय के देखने को मिलते हैं। मार्सुपियल्स आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया
because it drifted away from the main supercontinent before the predators wiped them out elsewhere they had migrated. जो मार्सुपियल्स हैं, कंगारूज हैं और दूसरे भी मार्सुपियल्स जो भी हैं ऑस्ट्रेलिया में जो देखने को मिलते हैं और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, वो भी जो है एक प्रमाण है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कि पहले ये ऑस्ट्रेलिया जो है और बाकी महाद्वीपों से जुड़ा हुआ रहा होगा, परंतु टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये लैंडमास जो है दूर चला गया और इसके अंदर जो मार्सुपियल्स थे वो जो है उसी के अंदर ही रह गए। और इससे पहले कि उन्हें जो दूसरे उनके प्रीडेटर्स थे, कार्निवोरस जो भी थे, वो खाते, वो जो है उस लैंडमास के साथ ही अलग हो गए और इसलिए आज भी वहाँ देखने को मिलते हैं। ये देख सकते हैं आप फॉसिल्स के बारे में भी हमने जो बात करी थी कि फॉसिल एविडेंस इंडिया के अंदर जो है ट्रायसिक लैंड रेप्टाइल जो है लिस्टोसॉरस का देखने को मिलता है और एंटार्क्टिका में जो है कई फॉसिल ऑफ फर्न्स हैं। उसी प्रकार से फॉसिल रिमेन्स ऑफ द फ्रेश वाटर रेप्टाइल जो हमने पढ़ा मीसोसॉरस, उसका जो है हमें साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कुछ रीजन्स में अवशेष देखने को मिलते हैं। और साथ ही साइनोग्नाथस जो एक ट्रायसिक एरा का लैंड रेप्टाइल था, वो भी जो है साउथ अमेरिका और अफ्रीका में इसके अवशेष पाए गए हैं। तो ये जो थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, ये 1915 में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट और मीटेरोलॉजिस्ट जिनका नाम एल्फ्रेड वेगनर था, उन्होंने प्रपोज करी थी। और उनके अनुसार जो है देयर आर पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट दैट स्लोली ड्रिफ्ट अटॉप अ लिक्विड कोर। ये माना जाता है कि जो पृथ्वी है उसके मध्य में तो जो है काफ़ी लिक्विड कोर है उसका जो है और काफ़ी गर्म है अंदर से, लेकिन ऊपर जो है धीरे धीरे जो लैंड मासेस बने बाय द कूलिंग ऑफ दिस लिक्विड, तो वो जो है जो ऊपर की तरफ जो अर्थ क्रस्ट जिसे कि हम कहते हैं, उनके जो क्रस्ट बना उसमें धीरे धीरे जो है विभाजन होता चला गया और ये एक दूसरे से दूर होते चले गए। तो द फॉसिल रिकॉर्ड सपोर्ट एंड गिव credence to the theories of continental drift and plate tectonics। तो जितने भी जीवाश्म पाए जाते हैं वो सपोर्ट करते हैं इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। वेगनर hypothesized that there was a gigantic supercontinent 200 million years ago which he named Pangaea, that means all earth, यानी कि जो एक अर्थ क्रस्ट के ऊपर एक बिल्कुल पूरा का पूरा जो लैंड मास था एक साथ जो उपस्थित था, उसे उन्होंने पैंजिया का नाम दिया या ऑल अर्थ। ये पैंजिया जो है धीरे धीरे समय के साथ दो सुपर कॉन्टिनेंट्स लॉरेशिया और गोंडवाना के अंदर जुरासिक पीरियड के दौरान ब्रेकअप हुआ और क्रिटेशियस पीरियड के अंत तक जो है ये जो कॉन्टिनेंट्स है, आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो उस वक्त से जो है धीरे धीरे अलग होना उनके शुरू हो गया था। और आज जो है हम देख सकते हैं कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये अलग अलग लॉन्जिट्यूड्स और लैटिट्यूडिनल पोजीशंस के ऊपर उपस्थित हैं। सो द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वाज नॉट एक्सेप्टेड फॉर मैनी ईयर्स, लेकिन आज जो है इसे एक्सेप्ट किया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ वेगनर के अनुसार पहले ये पैंजिया था पूरा का पूरा एक लैंड मास, फिर ये जो है 2 में विभाजित हुआ जिसमें नॉर्थ अमेरिका यूरेशिया ऊपर की तरफ चले गए और साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो है नीचे की तरफ आ गए। और आज जो स्थिति है वो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका जो है साथ में है और इस तरफ जो है आप देख सकते हैं मध्य में आपको अफ्रीका, यूरेशिया, इंडिया और सबसे नीचे जो है ऑस्ट्रेलिया और उससे भी नीचे एंटार्क्टिका देखने को मिलता है। तो साउथ अफ्रीकन जियोलॉजिस्ट जो है अलेक्जेंडर ड्यू टॉयट,
इन्होंने जो है मैप आउट किया नदर्न सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया टू एक्सप्लेन द कोल डिपॉजिट्स। जो कोल डिपॉजिट्स मिले उनको जो है एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है जो नॉर्दर्न सुपर कॉन्टिनेंट था उसको अलेक्जेंडर ड्यू टॉयट ने लॉरेशिया का नाम दिया। और ये जो है लॉरेशिया फिर आगे चल के जब पैंजिया जब 2 भागों में विभाजित हुआ तो ये लॉरेशिया का फॉर्मेशन हुआ। उसी प्रकार से जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसको जो है गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। तो ये आप देख सकते हैं ट्राइसिक जो कि 2000 मिलियन ईयर्स पुराना जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है कि ऊपर की तरफ लॉरेशिया और नीचे की तरफ जो लैंड मासेस थे उनको गोंडवाना लैंड के अंतर्गत रखा गया। और बीच में जो है इक्वेटर है और साथ में टेथिस सी है। फॉसिल एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द थ्योरी। फिर से जो है एडवर्ड स्वेज ने भी, जो कि एक ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी जो है ये रियलाइज़ किया कि एक समय में एक लैंड ब्रिज रहा होगा जो कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका को कनेक्ट करता रहा होगा। तो ही नेम्ड दिस लैंड लार्ज लैंड मास एज गोंडवाना लैंड। तो जो पूर्व में आपने देखा कि जो साउथ अफ्रीकन जियोलॉजिस्ट थे अलेक्जेंडर ड्यू टॉयट, उन्होंने लॉरेशिया का नाम दिया, ऊपर वाला जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट था सुपर कॉन्टिनेंट। और इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट थे स्विस, उन्होंने जो है गोंडवाना लैंड का नाम दिया जो सदर्न हेमिस्फीयर में सुपर कॉन्टिनेंट था उसे। This southern supercontinent formed after Pangaea broke up during the Jurassic period. तो जैसे कि हमने पहले भी देखा कि जुरासिक पीरियड में पैंजिया 2 भागों में विभाजित हुआ। तो ये जो सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था उसका नाम गोंडवाना लैंड था। और इन्होंने जो है जो फॉसिल प्लांट्स थे ग्लॉसोप्टेरिस, जो कि इंडिया, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में जिनके कि जीवाश्म देखने को मिले इस फॉसिल प्लांट के, उसके आधार पर जो है ये बताया कि ये सारे के सारे पहले गोंडवाना लैंड के अंतर्गत उपस्थित रहे होंगे ये सारे कॉन्टिनेंट्स। फिर है फॉसिल्स ऑफ मीसोसॉरस। फिर से जो हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है एक मराइन रेप्टाइल था जो कि डायनासोर से भी पुराना माना जाता है। वो जो है साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका दोनों में इसके जीवाश्म पाए गए हैं। सो these findings as well as the study of sedimentation and fossil plants in these southern continents led by Alexander du Toit and Edward Suez, both of them it again reconfirms the Wegener's continental drift theory. तो अब हमने जिस तरीके से जो अभी तक जो हमने देखा है कि इस सदी के प्रारंभ में महाद्वीप विस्थापन यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की परिकल्पना की गई थी ताकि जो आधुनिक महाद्वीप हैं इनकी उत्पत्ति को समझा जा सके। इसके अनुसार शुरू में पृथ्वी एक विशाल भूखंड थी जो कि बाद में टुकड़ों में विभक्त हो गई और आज जो आपको 7 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं वो उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का रिज़ल्ट है। तो मानचित्र के कटे महाद्वीपों का इस प्रकार से पुनः संयोजन संभव है, लेकिन इस परिकल्पना का समर्थन अधिकांश वैज्ञानिकों ने पहले नहीं किया था, किंतु अब यह आधुनिक शोध के आधार पर फिर से माना जा रहा है। और चट्टानों के चुंबकीय नापतोल से यह पता चल जाता है कि शुरू में यह किस दिशा में थी, और इससे यह भी स्पष्ट होता है कि चट्टानों के बनने से महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि आज जहाँ पर सहारा मरुस्थल है वहाँ उस समय ब्रिटेन था, क्योंकि ब्रिटेन से प्राप्त
20 करोड़ साल पुराना बालू पत्थर जैसी जलवायु का समर्थन करता है। तो ये सारे जो एविडेंसेस हैं दे प्रूव दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हैज़ अकर्ड, जो महाद्वीपी है उनका विस्थापन हुआ है। और एक और चीज़ है कि जो आधुनिक मध्य भारत है वहाँ उसके स्थान पर किसी समय में टेथिस सागर हुआ करता था, और ये आप सबको मालूम होगा ही। इसी कारण से जो भारतीय प्रायद्वीप एशिया से ये बाद में पृथक हुआ, और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि ये जो है गोंडवाना लैंड के अंतर्गत पहले भारत भी सम्मिलित था। तो एक जो है ये जो लास्ट स्लाइड है ये है जिगसॉ कॉन्टिनेंटल पजल, द वे सम कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर लाइक पजल पीसेस इंस्पायर्ड द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो कई बार जो है जो जियोलॉजिस्ट्स हैं, जो दूसरे जो साइंटिस्ट्स हैं, उनको जो है जब इस तरीके के जीवाश्म के कई जो है फाइंडिंग्स मिलती हैं, दूसरे बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं और दूसरे जो एविडेंसेस हैं, इन सब को देखने के बाद जो है उनमें एक जिज्ञासा जो पैदा हुई कि ये कैसा संभव है कि जो है कुछ प्राणी एक ही कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, या कुछ फॉसिल रिमेन्स तो बहुत दूर दूर आज जो उपस्थित कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर जो है जो रॉक रिमेन्स हैं या जो माउंटेन पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं उनमें समानता किस प्रकार से है। तो उन्होंने जो है इस जिगसॉ कॉन्टिनेंटल पजल को सॉल्व किया, और इसके आधार पर जो है ये डेफिनेटली इन फाइंडिंग्स को जो है अपनी बार बार असर्ट किया कि पहले एक लैंड मास पूरा का पूरा जो है पैंजिया के रूप में रहा होगा, और फिर फाइनली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये सब आज पृथक पृथक हो गए हैं। सो द कोलिजन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड एशियन जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनके जो है कोलिजन की वजह से जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है और एशियन सबकॉन्टिनेंट है, इनकी वजह से ये हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो आज अपने को देखने को मिलती हैं भारत के पूर्व हिस्से में, वो जो है दे आर होम टू द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। जो हिमालय पर्वत में जो है की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें जो है कई वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स उपस्थित हैं, और लगभग 30 तो हैं ही, एंड इनकी जो ऊंचाई है इट एक्सीड्स 7,300 मीटर्स, दैट इज़ अबव 20,000 feet. So do go through this lecture once again and wish you all a very happy new year. ये नया साल आप सब के लिए बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू।